गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप? हमें उम्मीद है कि आपने पहला वीडियो जरूर देखेंगे और आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल मिला होगा और लगा हो कि हाँ, इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसी तरह से हम और भी क्वेश्चन लाते रहेंगे। आप हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कुछ कमेंट करके अपनी राय बताइए। तो ये है टाइप, यानी कि पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 में भी हम अच्छा खासा क्वेश्चन 20 से 22 को करेंगे। ज्यादा हम क्वेश्चन इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा ना। तो चलिए, इसमें भी अच्छा खासा क्वेश्चन लिए हैं, 20-22 क्वेश्चन है और उन सभी क्वेश्चन के बारे में बढ़िया से डिटेल से अध्ययन करते हैं। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा ही पूछा जा सकता है। ये ना, ये मेरा खुद का बनाया हुआ क्वेश्चन है ना, किसी गाइड वगैरह से कॉपी वगैरह नहीं किया हुआ है। तो ये काफी अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपका देखिए क्या करा। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बताइए 1 + cot² थीटा डिवाइडेड बाई 1 + tan² थीटा का वैल्यू क्या होगा। सीधा सीधा पता है कि 1 + cot² थीटा, आपको पता है कोसेक² थीटा। ध्यान से समझिएगा, आपको क्या पता है कि भाई कोसेक² थीटा, आपको पता है ना कि कोसेक² थीटा, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। आपको पता है कि कोसेक ना ना हम्म कोसेक² थीटा माइनस कॉट² थीटा का वैल्यू 1 होता है। फिर पता है आपको कि सेक² थीटा माइनस tan² थीटा का वैल्यू 1 होता है। ये दोनों पता है, दोनों फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो अगर पूछे 1 प्लस, इसको अगर राइट तरफ ठेल दे तो 1 + cot² थीटा, यानी 1 + cot² थीटा का वैल्यू हो जाएगा कोसेक² थीटा। अगर 10 को राइट तरफ ठेल दे तो 1 + tan² थीटा, 1 + sin² थीटा जो होगा वो आपका हो जाएगा सेक² थीटा। आपको पता करना है कि 1 + cot² थीटा और बटा में 1 + tan² थीटा का वैल्यू कितना होगा। तो ये हो जाएगा कोसेक² थीटा बटा सेक² थीटा। तो अगर हम इसको सॉल्व करें कोसेक² थीटा, तो कोसेक² थीटा को लिखा जाता है 1/sin² थीटा और सेक² थीटा को लिखा जाता है 1/cos² थीटा। क्या लिखा जाता है? cos² थीटा। अब ये कॉम्प्लेक्स भिन्न, कॉम्प्लेक्स भिन्न में क्या होता है? पास वाला पास से गुना होता है और दूर वाला दूर से गुना होता है। कॉम्प्लेक्स भिन्न में क्या होता है? पास वाला पास से गुना होता है और दूर वाला दूर से गुना होता है। तो आप बताइए, 1 जाएगा cos² ऊपर, तो ये हो जाएगा cos² थीटा, cos² थीटा बटा sin² थीटा। तो cos² थीटा बटा sin², अब पता है cos² थीटा और बटा में sin² थीटा। तो cos² थीटा बटा sin² थीटा क्या होता है? cot² थीटा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा cot² थीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछने का बहुत ज्यादा चांसेस है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है यदि 15 cot A = 8 दे रखा है, 15 cot A = 8 दे रखा है, तो आपको बताना है कि साइन ए का वैल्यू कितना होगा। साइन ए का वैल्यू होगा, तब पता है कि cot A = दे रखा है 8, cot A = 15 cot A = दे रखा है 8। तो आपसे पूछा जाए कि भाई cot A का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8/15। और cot थीटा बराबर होता है B/P। cot थीटा बराबर क्या होता है? B/P। तो अगर एच का वैल्यू पूछा जाए तो एच का वैल्यू होता है पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो हम इसको करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 और 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 225। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 289। 289 किसका होता है? 17 का होता है। तो अगर तुमसे पूछ रहे बताए साइन थीटा का वैल्यू बताओ, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/H होता है। P/H होता है, तो पी का वैल्यू कितना है? तो आप देख लो, पी का वैल्यू 15 हो गया, एच का हमने वैल्यू कितना निकाला? 17 निकाला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15/17। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 15/17। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है ना, ये क्वेश्चन क्या कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि एक शंकु का आयतन जो है वो 1570 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर है? 1570 सेंटीमीटर। यदि इसके आधार का क्षेत्रफल जो है वो 314 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो पता करना है कि इसकी ऊंचाई कितना होगा। तो आपको पता है कि शंकु का जो आयतन होता है वो 1/3 पाई r² h होता है। शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई r²h। और कह रहा है शंकु का आधार का क्षेत्रफल। तो शंकु आप देखिए इस प्रकार का होता है, तो इसका आधार जो होगा वृत्ताकार होगा। तो शंकु का आधार का हम क्षेत्रफल निकालें, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का जो क्षेत्रफल है, एरिया जो है वो 300 कितना दे रखा है? 300
14 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। कितना? 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी कि हम इसको ऐसे कह सकते हैं ना कि पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त के आधार का क्षेत्रफल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है 314 सेंटीमीटर। तो इस सवाल में देखिए पाई आर स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर दे देते हैं। वी का वैल्यू कितना दे रखा है? तो वी का वैल्यू 1570 दे रखा है। वी का वैल्यू 1570 दे दिए। 1/3 हो गया है ना, 1/3 हो गया। और पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगा? 314 हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगा? 314 हो जाएगा। और ये गुना में कितना हो जाएगा? एच हो जाएगा। अगर हम इसको काटेंगे तो ये देखिए 5 बार में कट जाएगा। कितना बार में कट जाएगा? 5 बार में पूरा पूरी कट जाएगा। तो एच का वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे तो एच का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 का 15 हो जाएगा। एच का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 15। तो इस सवाल का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि tan 65 डिग्री अपॉन में tan 25 डिग्री। तो आपको पता है कि tan 65 डिग्री इंटू tan में 25 डिग्री, तो हम इसका आंसर कितना देंगे? तो tan 65 को चेंज करना चाहेंगे। ये क्वेश्चन शायद रॉन्ग है। यहाँ पर आप लगा दो COT, कॉट होना चाहिए। tan 65 डिग्री अपॉन में कॉट 25 डिग्री। अभी क्या होता है कि इन दोनों का पेयर बनता है, tan कॉट का पेयर होता है। और अगर इनके एंगल का सम अगर 90 डिग्री आ जाए, है ना, एंगल का सम कितना डिग्री आ जाए? 90 डिग्री। समझिएगा कि इन दोनों का एक पेयर होता है, tan का पेयर कॉट के साथ पढ़े होंगे। tan का पेयर किसके साथ? कॉट के साथ। कॉट का tan के साथ, सेक का कोसेक के साथ, कोसेक का सेक के साथ, है ना। तो इन दोनों का पेयर होता है। अब ऐसा कंडीशन में इन दोनों का अगर एंगल सेम टू एंगल ऐड करने पर 90 डिग्री, अगर आप जोड़ कर देखो तो 60 20 70 80 60 20 80 10 90 यानी 90 आ रहा है। तो ऐसा कंडीशन में इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऐसा क्या होता है? क्योंकि एक को चेंज करने पर दूसरा वो मिल जाएगा, तो दोनों आपस में कट जाते हैं। इसकी वजह से इसका आंसर कितना आ जाएगा? एक आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 4:3 है ना। दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात जो है वो 4:3 है। तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है। तो भाई त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है तो कुछ नहीं करना है भाई, इसका रूट वैल्यू ले लो, है ना। जब त्रिज्याओं का अनुपात पूछ रहा है तो उसका क्या करना है? रूट वैल्यू ले लेना है। तो 4 का रूट वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और 1 का रूट वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किसी चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 30 सेंटीमीटर है और 40 सेंटीमीटर है। तो कुछ नहीं करना है, 30 को 2 से डिवाइड करो, 40 को 2 से डिवाइड करेंगे, ई हो जाएगा 15 सेंटीमीटर और ई हो जाएगा कितना? 20 सेंटीमीटर। अब इसका रूट वैल्यू ले लो। तो अब बताइए कि 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 225। और इधर है 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400। तो ये हो जाएगा 625। कितना हो जाएगा? 625। और 625 का रूट वैल्यू कितना होता है? 25 होता है। तो इस सवाल का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करता है बताना है कि इसका बहुलक कितना है। तो काउंटिंग करो ना भाई, कौन सबसे ज्यादा बार आ रहा है। तो सबसे ज्यादा बार देखो 3 आ रहा है। सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है? 3 आ रहा है। तो इस सवाल का बहुलक कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा ना। इस सवाल का बहुलक कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कह रहे हैं किसी गोला का क्षेत्रफल जो है 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका त्रिज्या निकालना है। तो गोला का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। गोला का क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। और 144 पाई के बराबर है। तो उसका त्रिज्या निकालना है। तो पाई से पाई खत्म। अगर हम 4 से काटे तो 4 तिया 12 और यहाँ बचेगा 4 छक 24, यानी आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखो। अगला सवाल कहता है कि त्रिभुज ABC में DE समानांतर है BC। अगर कोई त्रिभुज लेते हैं और ये A है, B है, C है, इसमें कहते हैं DE BC के समानांतर है। चलो ये DE जो है ये BC के कह रहा है समानांतर, नहीं लेते समानांतर। और AD बट्टा यहाँ पर कह रहा है कि AD और बट्टा में DB का जो वैल्यू है वो 3/5 है। तो कह रहा है कि भाई अगर ए का वैल्यू 4.8 है तो AC का भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। यानी कि AD बटा में DB इक्वल टू AE बटा में EC। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। AD बटा DB का वैल्यू 3/5 है, इसका वैल्यू कितना है? 4.8 बटा में इसका मान लेते x है।
यहाँ से अगर हम ऐसे करें तो 10 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 3 से काटेंगे तो 3 से काटते तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 छक्का 18 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 16 × 25 = 65। मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 × 25 = 65। 10 x का वैल्यू हो गया आपका 65। तो आप बताइए कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो x का वैल्यू हो जाएगा 65/10 यानी कि 6.5, यानी कितना हो जाएगा 6.5, जो कोई ऑप्शन में नहीं है। क्या हमने गलती किया, चेक कर लेगा। 3/5 AD/DB 3/5 है। और ये कह रहा है कि अगर ए का वैल्यू 4.8 है तो बताना है आपको कि ई सी का वैल्यू क्या है, ठीक है। तो हमने क्या 3/5 किए, ए का वैल्यू 4.8 हो गया और इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है भाई। तो अगर हम काटेंगे तो 16×3 = 48 कटेगा ना, 16×3 = 48 कट गया। तो इधर से कटेंगे तो 16×25 = 65, तो 6.5 आएगा। 6.5 इसका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर हम बी सुधार देते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका 6.5 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद 13 और 25 है। छठा पद मतलब T6, T6 क्या होता है ए, छठा पद मतलब T6 है ना। और T6 कितना दे रखा है, 13। और फिर कह रहा है 12वां पद, 12वां पद मतलब T12, T12 कितना दे रखा है, 25। तो इसका पूछ रहा है कि पहला पद क्या हो, निकाल लेते हैं। तो T6 छठा पद को लिखेंगे A + 5D = 13, और 12वां पद को लिखेंगे A + 11D = कितना हो जाएगा, 25। अगर हम इसको बड़ा में से छोटा घटा दें, नहीं कि 11D में से 5D घटा दें तो ये तो कट जाएगा। 11 में से 5 गया तो 6D बच गया, और 25 में से 13 घटा तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। काट दो तो 6 दूना कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी कि डी का वैल्यू अगर 6 निकल रहा है तो ए का वैल्यू नहीं निकाल सकते हो। हम डी को दे देते हैं 6, इनको कितना दे देंगे, 6। तो 6 बचेगा कितना हो जाएगा, ये गलत, सॉरी 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 सॉरी, हमने गलती काटा। यहाँ पर काटेंगे तो 6 दूना 12 दून होगा। तो डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, डी का वैल्यू आपका आएगा 2। डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। तो डी अगर हम इसको दे देते हैं तो 5 दूना 10, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3, जो ऑप्शन नंबर कितना है, बी है। ऑप्शन नंबर कौन है, बी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में नहीं, क्वेश्चन ही हम, ये कुछ है कि हम ऑफलाइन क्लास मेरा चलता है फोकस स्टडी क्लासेस नाम से, यह है निम्नदारगंज में। अगर आप इस एरिया में आते हैं तो आप हमारे यहाँ आ सकते हैं पढ़ने के लिए। हमारे यहाँ कुछ विशेषता है कि हमारा परिणाम कुछ बोलता है। हम सिर्फ पढ़ाते नहीं, रिजल्ट की गारंटी देते हैं ना, ऐसा कुछ लिखा हुआ, ठीक है। तो अगर आप हमारे ऑफलाइन क्लास में पढ़ना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, और आइए देखिए एक बार पढ़ करके यहाँ पर कैसा पढ़ाई होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी त्रिभुज एबीसी के दो शीर्ष दे रखा है, इतना और इतना दे रखा है, इसका केंद्र कितना है, तो तीसरा शीर्ष निकालना है। तो आपको पता है कि अगर केंद्र के दे रखा है ना किसी त्रिभुज का, ये है ना, त्रिभुज का ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं और ये सी मान लेते हैं। ये आपका 2,3 है, 2,3 है। बी का वैल्यू कितना है, 1, -3 है। सी का वैल्यू कितना है, 2,3 है। केंद्र के दे नहीं, सी सी नहीं दे रखा, सॉरी सॉरी। हाँ, ये केंद्रक दे रखा है ना, 3,0, 3, इसका वैल्यू पूछ रहा है भाई, निकाल लेते हैं ऐसे करके। हमको पता है केंद्रक करने में क्या होता है, x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। तो भाई 3,0, 3,0 जो होगा वो किसके किसके बराबर, 2 + 1 + x/3। और ये किसके बराबर होगा, 3 - 3 + y बटा में, किसके बराबर है, y/3, ये हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, एक्स वाई का मान निकाल लेते हैं ना। तो यहाँ पर देखो, तो जब 3 बराबर होगा इसका, तो मतलब 2, 1, 3 + x/3, तो 3, 3, 9, एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6। तो देखो, तो एक्स का वैल्यू 6 ऑप्शन नंबर सिर्फ ए सी में मिलता है, जो एक्स का वैल्यू 6 बता रहा है, बाकी किसी में नहीं बता रहा है। तो आगे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहता है बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु निकालो। भाई मध्य बिंदु निकालना, ए पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, इसका कोऑर्डिनेट -2, 3, इसका कोऑर्डिनेट 4, 1 है। मध्य बिंदु निकालना मतलब बीच का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो बीच का कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक x1 + x2/2, y1 + y2/2। अगर हम इन दोनों को जोड़ दे तो 4 में से 2 जोड़ेंगे तो -2 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। x1 + x2/2 हो गया। फिर y1 + y2 करेंगे तो 3, 1, 4, 4/2 करेंगे 2, कट के 1, 1 कट के 2, यानी कि 1, 2 इसका राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर कितना में, 1 में। वो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है। आप प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, सब क्वेश्चन आसान लगेगा आपको। कह रहे हैं प्रथम 5 विषम संख्याओं का मान निकाले। प्रथम 5 विषम संख्या लेना है, 5 विषम संख्या आपका कौन कौन होगा, 1 होगा पहला विषम संख्या, दूसरा विषम संख्या 3 होगा, तीसरा विषम संख्या 5 होगा,
चौथा विषम संख्या जो होगा वो 5 2 7 हो जाएगा। अच्छा, 7 2 9 होना चाहिए, पिछला बार में मैं 11 ले रहा था इसलिए गलत आ रहा था ना, 9 होना चाहिए। तो हम इसको ऐड करें, 9 1 10, 10 और 8 18, 18 18 और 2 20, 5 25, 18 2 20 और 5 25। क्या गलत कर रहे हैं? हाँ 25 ठीक है। 25 ये हो जाएगा 25, और दी गई संख्याओं का कुल योग बटा कुल संख्या कितना है? 5, काट दो, 5 25 का 25। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रहा था। सही तो, दी गई संख्याओं का कुल योग बटा कुल संख्या, हमने सबको जोड़ दिए। तो 9 1 10, 10 5 15, 15 3 18, 18 2 20, 3 20, अब 20 और 5 25, 25 बटा कितना हो जाएगा? 5। दी गई संख्याओं का कुल योग बटा कुल संख्या काट देंगे, 5 5 25 का राइट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है? तो 1 होता है। अधिकतम मान किसी भी प्रोबेबिलिटी का जो अधिकतम मान होता है उसका 1 होता है। कहते हैं कि एक असंभव घटना की प्रायिकता कितना होगा? असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है। याद रखेंगे ये दोनों काफी इंपोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु का कोटि क्या? एक होता है भुज, एक क्या होता है? भुज। और एक होता है कोटि। एक होता है भुज, एक कोटि। भुज होता है एक्स अक्ष को बताता है, कोटि वाई अक्ष को बताता है। तो आपसे पूछ रहा है कोटि, तो कोटि का वैल्यू कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया। अगला क्वेश्चन कर रहा है कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होगा? सेक थीटा। और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा? अच्छा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का मान बताना है। तो आपको पता है कि भाई साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, है ना, कॉस थीटा। और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, है ना। और सेक 90 डिग्री माइनस, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कोसेक थीटा। और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा, है ना। इसी प्रकार आपको पता है कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा। तो पूछ रहे कोसेक 90 डिग्री माइनस, बताइए कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा? सेक थीटा। तो ये हो गया सेक थीटा, है ना। फिर पूछा है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा? तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा। फिर से देखेगा, ये सवाल पूछा है कि कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है? आपको पता है कि कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा के बराबर होता है, तो सेक थीटा हो गया। और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, तो कॉस थीटा हो गया। तो सेक थीटा को लिखा जाता है 1/cos थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर कॉस थीटा से कॉस थीटा काट देंगे तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है कि भाई 18 नंबर सवाल में कि 3.27 का बताना है कि दशमलव प्रसार क्या होगा। तो 3.27 का दशमलव नहीं नहीं, दशमलव प्रसार नहीं बताना है। बताना ऑप्शन में कि क्या ये प्राकृत संख्या है, क्या ये पूर्ण संख्या है, क्या ये परिमेय संख्या, क्या ये परिमेय संख्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यह एक प्रकार का परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार साथ है, इसको p/q के रूप में लिखोगे तो ये ऐसे लिखा जाएगा, है ना। अगला सवाल देखते हैं। कहता है कि रैखिक समीकरण युग्म इतना और इतना है, तो पता करना है कि क्या ये अविरोधी है, क्या ये विरोधी है, क्या ये आश्रित है, क्या इनमें से कुछ नहीं है। ये आपको पता करना है ना। तो हम इसे कैसे पता करेंगे? पहला इक्वेशन देखो, x1/x2 यानी कि 1 बटा कितना हो जाएगा? 2। फिर y1/y2 करेंगे ना, ये हम ऐसे बताए थे कि यदि दो रेखाएं इस प्रकार से हो तो होना चाहिए क्या? a1/a2 बराबर होता है b1/b2, नहीं, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 रहता है। तो ये एक प्रकार का अविरोधी होता है ना। तो अविरोधी देख लेते करके, 1 बटा हो गया 2, इधर हो जाएगा कितना? 3 बटा -5। देखिए यही लग रहा है ना कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी कि अद्वितीय हल है। इसको कहेंगे अद्वितीय हल है। अद्वितीय मतलब अविरोधी। अद्वितीय मतलब अविरोधी, यानी कि कोई अगर समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होता है, यानी कि एक दूसरे को a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, तो अद्वितीय हल होता है। और जब अद्वितीय होता है तो अद्वितीय समीकरण निकाय क्या होता है? अविरोधी समीकरण निकाय होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे यदि बहुपद इतना का शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का क्या होगा? तो अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल। तो क्या होता है? c/a होता है। तो c का वैल्यू कितना होगा? -6। a का वैल्यू कितना? 1 हो गया, तो यानी कि इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना है? बी में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर है। एक अर्धवृत्त है जिसका परिमाप कितना है, 72 सेंटीमीटर है। तो आर का मान पता करना है। तो बताइए, पहले बताइए कि अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, पाई आर प्लस टू आर। पाई आर प्लस टू आर ही होता है अर्धवृत्त का परिमाप, और इसका वैल्यू दे रखा है 72 भाई। आर का वैल्यू निकालना है, आर यहाँ से कॉमन ले लीजिए। पाई को हम लिखेंगे 22/7 और प्लस में 2 इक्वल टू 72 हो जाएगा। इसको कैलकुलेशन करते हैं तो 7 इन्हें 22 और 7 दूना कितना हो जाएगा 14, तो इधर हो गया 72। अगर हम इसको ऐड करें तो कितना हो जाएगा 20 और 10 30 और 6 36, 36/7 इक्वल टू 72। तो 36 दूना 72, यानी आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन नंबर कितना है, ए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये शायद लास्ट क्वेश्चन है, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है। तो आप बताइए कि यदि हमारी वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो उस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा से शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है दो समरूप त्रिभुज की दो संगत भुजाएं इतना के अनुपात में है ना। दोनों त्रिभुज जो है समरूप त्रिभुज, ध्यान देना, दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप त्रिभुज है। और इसकी संगत भुजाएं जो है 3 और 5 के अनुपात में है। तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो क्षेत्रफल का अनुपात कुछ नहीं होगा, इन दोनों संख्याओं को वर्ग कर दो खाली। तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, यानी कि 9 और 25 का रेशियो हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो थैंक यू, धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।